without wasting a penny second, we would be starting our entire session जो कि GSTIN पे based है। जुलाई के महीने में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज आई हैं जीएसटी पोर्टल पे जो कि ट्रेमेंडसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फर्दर मंथ्स में भी। तो ये फंक्शनैलिटी एक तरीके से एक चेन है जो कि एड ऑन हुई है। जितने भी अपडेट्स अभी तक चले आ रहे हैं उन सभी में एक चेन के फॉर्म में इसका अपग्रेडेशन हुआ है। ये जो अपडेट आया है बेसिकली ये 3 मेजर टॉपिक्स पे बात कर रहा है। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कंसर्न में कुछ ट्रेमेंडस चेंज किए गए हैं, रिटर्न्स फाइलिंग के कंसर्न में जो चेंजेस किए गए हैं, और तीसरा बात हो रही है यहाँ पे रिफंड के कंसर्न में जो मेजर चेंजेस आए हैं जुलाई 2021 में। इसकी मेजरली बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इसके बारे में बताया भी गया है, बट इन डेप्थ फॉर्म में इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आज इस सेशंस में डिस्कस करूंगी। इस पूरे पैनल को डिस्क्राइब करते हुए आपको इन सेशंस के इस डिटेल के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही में एक और एड ऑन आपको अपडेट में बताऊंगी जो कि बेसिकली सिर्फ बात करेगा स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए। हम सभी को पता है स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं जो बेसिकली खुद को जिन्होंने बेसिक प्लेटफॉर्म पे जिनका टर्नओवर 2.5 करोड़ से नीचे का है, जो कि कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। सो उनके कंसर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आने वाली है इन द अपकमिंग पीरियड, तो उस डिटेल को भी हम इस सेशन में डेल्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन के कंसर्न में जो भी अपडेट आया वो मैं यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्डली बताने वाली हूँ। नंबर 1 यहाँ पे बात करता है facility for the taxpayers या personnel to submit a complaint in case of the misuse of their PANs for getting the GST registration। यहाँ पे बात ये रखी गई थी कि जब भी आपको ऐसा एनालाइज हो रहा है कि आपका पैन यूज किया जा रहा है फॉर टेकिंग अनऑथराइज्ड फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि आपको ये पता चलता है या एक टैक्स पेयर को ये बात अवेयर हो रही है कि भाई मेरा टैक्स जो पैन नंबर है उसको यूज करके मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का यूज किया गया है, मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, और दैट टू दिस इज अगेंस्ट माई विल एंड कंसर्न, हमारी विल एंड कंसर्न के अगेंस्ट जाके ये एक्टिविटीज को कंसिडर किया गया है, देन इन दैट केस यू हैव द राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर या पर्सनल कैन एंटर देयर पैन इन द सर्च ऑप्शन। आप जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन करते हो, वहां पे जहाँ पे सर्च टैक्स पेयर मेंशन्ड है उस सर्च टैक्स पेयर के अंदर जाके आपको पैन को सर्च करना है कि भाई क्या मेरा नंबर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो कंप्लाई ऐसे नहीं हुए कि जो ऑथेंटिफाइड नहीं है। आपको अपने पैन नंबर डालने हैं, पैन नंबर जैसे ही आप डालोगे तो पता चल जाएगा कि भाई इस पैन नंबर पे कितने मल्टीपल ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लाई करे गए। आप चेक ऑन कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा मिलता है कि उसमें कुछ ऐसे जीएसटी नंबर रन कर रहे हैं जो मैंने लिए ही नहीं, देन इन दैट केस आपके पास ये राइट है कि आप प्रॉपर फॉर्म में इसके लिए जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। होपफुली स्क्रीन विजिबल है अनिल जी? गाइस आप सभी को ये स्क्रीन विजिबल है? कंप्लेन फाइलिंग करनी है आपको। फंक्शनैलिटीज क्या बात कर रही है उसके कंसर्न में ये एक पूरा अपडेटेड फिगर यहाँ पे सामने रखा गया है। फंक्शनैलिटी बात करती है कि किस तरीके से अगर आपका मान लीजिए पैन गलती से यूज किया जा रहा है मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए, तो आप क्या करोगे उस कंसर्न में। जीएसटी पोर्टल को लॉग इन करते हैं, वहां पे सर्च टैक्स पेयर का एक ऑप्शन आता है जहां पे आप अपने पैन नंबर की डिटेल्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। स्पेशल कोड्स को यहाँ पे मेंशन करके जब आप सर्च ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा सारी डिटेल, जैसे कि अभी आप टेबल नंबर 2 में देख पा रहे हैं। यहाँ पे फर्दर लोकेट कर जाएंगे कि भाई ये पैन नंबर पे 4 जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से पहला एक्टिवेटेड है, दूसरा सस्पेंडेड है, तीसरा एक्टिवेटेड है, चौथा कैंसिल्ड हो गया है। अब ये काम आपका है कि आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि भाई ये जो नंबर आए हैं, ये जो GSTIN है, क्या ये मैंने ही लिया है या किसी फोर्जरी से या किसी फ्रॉडुलेंट मैनर से इसको एक्टिवेट कराया गया है। तो अगर आपको ऐसा मिलता है कि भाई इसमें से सिर्फ मैंने 2 ही GSTIN लिए थे, बाकी दोनों गलत तरीके से आए हैं, तो इसके लिए इस कंसर्न में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड हियर एक रिपोर्ट ऑप्शन एनेबल्ड है। रिपोर्ट पे जाके वहां पे आपको अपने पैन की डिटेल्स देनी होगी।
अब समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका पैन नंबर इंडिविजुअल है, तो जो चौथा नंबर होता है आपके पैन का, उस पे हमेशा पी मेंशन्ड होगा। लीगल नेम जो होगा वहां पे पी मेंशन्ड होगा आपके स्पेसिफाइड पैन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि भाई आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में हैं। अगर इंडिविजुअल नहीं होंगे तो ये पी वहां पे नहीं रहेगा। आपको उस रिपोर्ट के अंदर अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को मेंशन करना है। जैसे कि आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, यहाँ पे देखिए आपको मेल आईडी प्रोवाइड करनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वैलिडेशन की डिटेल्स होगी, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट योर एड्रेस इज ऑल्सो कंप्लाइड विद इट। ये सारी मैंडेट फंक्शनिंग, सारी मैंडेट डिटेल्स इसके अंदर ऑथेंटिफाई होगी। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आप ये देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें आपको देनी है। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, योर उसके बाद आपको एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, एवरीथिंग। आपको ओटीपी भी मिलेगा जिसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप आगे की चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखने वाली है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो तो ये डिटेल्स मांगेंगे। अगर आप और एक इंडिविजुअल नहीं फॉल करते हो तो फर्दर ये डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। अभी जो कुछ भी सबमिट हो रहा है उसके लिए जो भी रिपोर्ट आपने डाली है, डिलीवर की है, उसके एआरएन नंबर को जनरेट किया जाएगा। यहाँ से एआरएन नंबर आपका जनरेट हो सकता है जैसे ही आप कंप्लेन को फाइल करेंगे। आप उस एआरएन नंबर को वैलिडेटली ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके, सर्विसेज पे जाना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके उसे आप प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस विच इज रनिंग ऑल टुगेदरली। ठीक है, ये रिमार्क्स के फॉर्म में आपको डिटेल्स मिल जाएगी और इस डिटेल्स को लेके आप चेक ऑन कर सकते हैं कि भाई मेरे पैन का मिसयूज तो नहीं हो रहा। क्योंकि अल्टीमेटली इज द फैक्ट एंड द थिंग इज दैट कि अगर कोई मिसयूज होता है तो यू वुड बी लाइबल फॉर एवरीथिंग। हर एक रिटर्न की फाइलिंग के कंसर्न में आपका पैन रजिस्टर्ड होगा, सो यू विल बी इन अ डिलेमेटिक एंड अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो इस चीज से बचने के लिए हमें ये एक्टिविटी, ये कंसर्न लेना ही पड़ता है। इज दिस क्लियर टू यू? मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब आप यहाँ पे देखिएगा, पहला जो टॉपिक है पैन के कंसर्न में वो मैंने बता दिया है कि अगर पैन आपका बिना ऑथेंटिफिकेशन के या आपकी विल के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लाई हुआ है या मल्टीपल जीएसटीआईएन लिए गए हैं तो उसके अगेंस्ट आपको फाइल क्या करना है, आपको केस फाइल करना है, रिपोर्ट फाइल करनी है और उस रिपोर्ट को करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को देना है और यू विल गेट एन एआरएन नंबर जिससे आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट इज दैट restricting the taxpayers to opt the compositions की, ये वाला टॉपिक अभी हम नहीं लेते, इसको हम ड्रॉप ऑफ करेंगे क्योंकि ये ही है इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रोस्पेक्ट जिसको लेके हमें आपको दूसरा अपडेट बताना है और वो कैसे होगा उसके कंसर्न में हम अभी बात करने वाले हैं विद इन 5 to 10 minutes। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, तीसरा प्रोस्पेक्ट देखिएगा क्या बता रहा है। The timeline for filing the application for revocation for cancellation of GST registration in the form of REG 21। एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ महीने पहले आया था, कुछ समय पहले आया था, जिसका अपडेट मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपको प्रॉपरली दिया था कि अकॉर्डिंगली these extensions have now been seized off and it has been effective from 1 जुलाई 2021, जहां पे आपको जब रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दायर करनी होगी फॉर कैंसिलेशन, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जब आपको एप्लीकेशन देनी होगी तो नाउ इट इज बीइंग चेंज टू 90 डेज। ये अपग्रेड होके आ गया है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है इस कंसर्न में भी। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, रिटर्न्स के फॉर्म में कुछ बातें बताई गई थी। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जीएसटीआर 4 के कंसर्न में, जीएसटीआर 4 बेसिकली आपके उसकी डिटेल्स होती है, परचेजेस की डिटेल होती है, जो सामने वाला आपका जो सप्लायर है वो अपनी अपलोड करता है डिटेल्स, ठीक है, और जो कि आपके जीएसटीआर 4 के अंदर हाईलाइट होती है अगर आप एक कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हो। एम आई राइट? अब से ये प्रोस्पेक्ट आ गया है, इनफैक्ट अभी से नहीं, काफी टाइम पहले से आ गया था कि अब से आप इसकी डिटेल्स को आप एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे अपने आप जब रिटर्न्स की फाइलिंग करते हैं तो वहां से डेटा को इजी फॉर्म में उठा के आप अपलोडिंग पे डाल सकते हैं। इट वुड बी सिस्टम इफेक्टिव है, काफी कॉम्पिटेंट है, जिससे रिटर्न्स की, एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग प्रॉपर एंड ऑप्टिमम फॉर्म में हो जाएगी। तो अब से जीएसटीआर 4 के एक्सेल रिटर्न की फाइलिंग आपको एक्सेल के फॉर्मेट में मिलेगी। यहाँ पे एक बात और कही गई थी कि निल फाइलिंग फॉर द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है तो एसएमएस के फॉर्म में आप कर सकते हैं।
ये भी एक मैसेज आया था जिसके बारे में मैंने बताया था कि आप एसएमएस के फॉर्म में अपने GSTR1 की फाइलिंग कर सकते हैं अगर वो नील रेटेड है तो। फाइल कैसे करना है, प्रोसीजर दिया हुआ है, नील स्पेस रिटर्न टाइप क्या है, R1 स्पेस देना है, GSTIN डालना है, मंथ स्पेसिफाई करना है, एंड यू नीड टू सेंड दिस स्पेसिफिक मैसेज टू दिस नंबर। ठीक है, दूसरी चीज आगे बताने वाली हूं मैं कि भाई देखिए, अगर आप QRMP स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो, पॉइंट नंबर 3 बात करता है फाइलिंग ऑफ द फॉर्म GSTR1 बाय द टैक्स पेयर अंडर द QRMP स्कीम ऑन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर ये बात कही गई थी कि भाई अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, यू आर अ क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम होल्डर, ठीक है, तो GSTR1 की फाइलिंग आपको तभी भी करनी पड़ेगी इंस्टेड अगर आपका GSTIN हो गया है कैंसिल। समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये समझिएगा, ये जो फिगर है, ये जो चीजें आई हैं, ये इफेक्टिव हो गई थी फ्रॉम 1 अप्रैल। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका GSTIN कैंसिल हो गया है 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है भाई, फ्रॉडुलेंट मैनर में आपने एक्टिविटीज कंडक्ट करी हो, ITC आपने गलत तरीके से कंडक्ट किया हो, ले लिया हो, किसी भी वजह से आपका GSTIN हो गया है कैंसिल, लेकिन वो कैंसिल हुआ 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, अप्रैल मई जून एक स्पेसिफाइड क्वार्टर है, आपके क्वार्टर के पहले महीने के पहले दिन पे ये चीज हुई है, तो इस केस में आपको GSTR1 फॉर दैट स्पेसिफिक क्वार्टर फाइल नहीं करना। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर इन द मिड ऑफ स्पेसिफाइड क्वार्टर, मान लीजिए जैसे 20 अप्रैल हो गया, 20 अप्रैल पे आपका GSTIN हो जाता है कैंसिल, 20 अप्रैल 2021 को आपका GSTIN हो रहा है कैंसिल, या 20 मई 2021 को आपका GSTIN हो गया है कैंसिल, तो आपको पूरे उस स्पेसिफाइड क्वार्टर की रिटर्न की फाइलिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंटली अगर मिड में होता है तो आपको पूरे क्वार्टर की डिटेल देनी है, पूरे क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग करनी है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पहली दिन पे अगर कैंसिलेशन आया है तो आपको पूरे क्वार्टर की डिटेल नहीं देनी, अन्यथा देनी ही पड़ेगी। चौथा अपडेट ये था भाई, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR3B होगा IFF से और GSTR1 से फॉर द टैक्स पे अंडर QRMP स्कीम। ये भी हमने अपडेट अपने एक स्पेसिफाइड वीडियो में आपको बताया था कि भाई अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो तो भाई IFF और GSTR1 से डेटा पूरा ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR3B के अंदर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई IFF 11 तारीख से पहले पहले और GSTR1 अपने स्पेसिफाइड डेट से, IFF 13 तारीख से पहले और GSTR1 11 तारीख से पहले पहले इसको फाइल जरूर कर लें, जिससे ITC लेने में लोगों को प्रॉब्लम ना आए, आपके सप्लायर्स को प्रॉब्लम ना आए, साथ ही सारा डेटा प्रॉपर टाइमली बेसिस पे आपके GSTR3 में ऑटो पॉपुलेट हो सके। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन इन द लेट फीस। GSTR7 के कंसर्न में लेट फीस में हो गया है रिडक्शन। पहले ये जो 200 रुपए पर डे के हिसाब से जाती थी ना, मैक्सिमम 10,000 रुपए, अब वो चीज रिडक्शन के फॉर्म में आ गई है 50 रुपए पर डे, और मैक्सिममली इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड अप टिल 2000 रुपीज, इससे आगे वो नहीं बढ़ने वाली। तीसरा मेजरली इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई आपके रिफंड के केस में, ये अपडेट भी वो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूं, अगर आपको रिफंड के केस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिफंड क्लेम करना है, तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, वो सारी डिटेल्स एक्नॉलेज हुई है, पहले भी बताया है, कई सेशंस में बताती आई हूँ रिफंड कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। अगर इसका इन डेप्थ अगर आप सीखना चाहते हो ना कि रिफंड का प्रोसेस क्या है, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफंड आप कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए आपको मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा, उसका एक प्रॉपर सेशंस आपको लेके हम उसको सिखाएंगे कि ये कैसे ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस किया जा सकता है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, इनफैक्ट एक पॉइंट पे आपको रोक दिया था, कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। यहीं पे बात आती है कि ये जो स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिंग द टैक्स पेयर to opt for composition scheme through their CMP 02 and the form GSTREG01 based on their AATO, that is annual aggregate turnovers, and sending on an alert on the crossing their threshold limit. What does this mean? सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज का है वो ये बात करता है कि भाई देखो, अगर आप कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हो, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है आपको 4 बार में ही रिटर्न्स की फाइलिंग करनी होगी ना, एवरेज आपको पूरे साल में 4 बार आप रिटर्न्स भरते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंटली
अगर आप ये समझिए कि अगर किसी भी कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं करी, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि आपको ये भी पता होगा कि जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी के डैशबोर्ड पे, पोर्टल के डैशबोर्ड पे आपका अब से एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर हाईलाइट हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिटर्न की फाइलिंग नहीं करते हो तो जो डिपार्टमेंट है वो खुद से आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो अपलोड कर देता है ऑन टू द पोर्टल। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है मैम, अगर सिस्टम पे डैशबोर्ड पे जितना मैं रिटर्न्स की फाइलिंग करता हूं वही तो डिपार्टमेंट चढ़ाएगा, एग्जैक्टली वो वही चढ़ाता है। बट कभी कभी ऐसे कुछ टैक्स पेयर हैं कॉम्पोजिशन कैटेगरी के जो टाइमली बेसिस पे अपने रिटर्न्स की फाइलिंग को कंप्लाई नहीं करते, चाहे वो निल रिटर्न ही क्यों ना हो, अगर निल रिटर्न भी है तो भी उन्हें उस चीज की फाइलिंग करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट अपने बेसिस पे, अपने सिस्टम के बेसिस पे मैक्सिममली, एक जो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है इस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को निकालने का, जिसमें होता है कि एक्सपेक्टेड आपका टैक्स वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड टैक्सेबल सप्लाई क्या है, कितना आपका टर्नओवर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर आप समझ लीजिए जितना आपने टर्नओवर दिया है इनटू कितना, कितने पीरियड तक आपको रिटर्न की फाइलिंग करनी चाहिए थी और कितने रिटर्न्स की फाइलिंग आपने की है, डिवाइडेड बाय कितने रिटर्न्स की फाइलिंग आपने की है, उस बेसिस पे डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई भी पर्सन या डिपार्टमेंट किसी भी एक जीएसटीआईएन का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने पे आता है तो वो उस टर्नओवर के अमाउंट से ज्यादा कैलकुलेट कर देता है इंस्टेड ऑफ कि भाई ओरिजिनल टर्नओवर क्या है। मान लीजिए किसी भी जीएसटीआईएन का ओरिजिनल टर्नओवर 1 करोड़ का ही बैठ रहा था, बट सिस्टम ने कैलकुलेशन के फॉर्म में उसको बढ़ा के दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसका सिस्टम फॉर्मेट है, उसका खुद का फॉर्मूला है जिसको यूज करते हुए वो कैलकुलेट कर रहा है उस वैल्यू को। हो सकता है जो टर्नओवर वो स्पेसिफाई करने वाला हो वो 1 करोड़ 70 लाख का हो, 1.5 करोड़ से ऊपर का चला जाए, तो इस केस में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के कंसर्न में, उनको नोटिस आ रहा है, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई उनके पास मैसेज आ रहा है कि अब आप कॉम्पोजिशन कैटेगरी से निकल के रेगुलर में जाइए, यू हैव टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन कैटेगरी टू द रेगुलर कैटेगरी। तो ऐसी दिक्कत ना आए इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी के रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली हो, और ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की नहीं, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट करने पे आएगा तो आपके लिए वहां पे जनरेट हो सकती है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बात और कही गई थी, CMP 02, CMP 02 के कंसर्न में भी रिस्ट्रिक्शन आया। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक कोई एक टैक्स पेयर है जिसको रेगुलर कैटेगरी से उठ के आना है कॉम्पोजिशन की कैटेगरी में, हालांकि उसको पता है कि मेरा जो टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो इतना नहीं है कि मैं रेगुलर की कैटेगरी में रहूं, पर अगर उस बंदे ने अपने रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं करी है और डिपार्टमेंट ने उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दिया अपने फॉर्मूले के बेसिस पे, अपने स्पेसिफिक बेसिस पे, देन एंड इन दैट केस प्रॉब्लम उसको हो सकती है। हो सकता हो वो उस एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की वैल्यू को इतना एक्सटेंड कर दे कि भाई आप रेगुलर की कैटेगरी में ही कॉम्पिटेंट हैं, और उस केस में जब वो अपने इस फॉर्म की फाइलिंग करने वाला है, जब वो REG 01 की फाइलिंग करेगा उस समय उसकी उन डिटेल्स को वैलिडेट नहीं किया जाएगा, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सीधी सी बात है, बहुत सारे मेजर चेंजेस हर दिन जीएसटी के प्लेटफॉर्म पे होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे। हमारा ये प्लेटफॉर्म डिजाइन इसीलिए किया गया है जिससे हम आपको बेसिक से एडवांस सारे टेक्निक्स को, सारे अपडेट्स को टाइमली बेसिस पे देते रहे। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिन उस पर कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो कहीं आपको नहीं अवेलेबल होता। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट बेसिकली मैं कहना चाहूंगी वो स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए था कि भाई अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने पे आ जाएगा,
और अगर करने पे आया तो हो सकता है कि आपके टर्नओवर की वैल्यू बढ़ जाए, और उस केस में आपके पास प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है कि भाई अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कॉम्पोजिशन कैटेगरी से ऑप्ट ऑफ होकर रेगुलर की कैटेगरी में जाइए। तो जिनका बिजनेस छोटा सा है उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी दिक्कत देने वाली हो सकती है, आज भी एंड इन नियर फ्यूचर भी, दोनों ही प्रोस्पेक्ट में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, सेशंस को यही एंड करना चाहूंगी। होपफुली कल के सेशन में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के कंसर्न में आपके सामने आएंगे। और स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप योरसेल्फ साउंड, सेफ एंड हेल्दी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।